और हम भारतीय भाषा अभियान की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। हिंदी पखवाड़ा जो हमारा 14 से 28 सितंबर तक ये चल रहा है। आज इसका उद्घाटन समारोह है, उसमें आप सभी का स्वागत है। मैं मनु गोस्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि आप भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि और अर्पित कर दीप प्रज्वलन करें ताकि विधिवत कार्यक्रम को शुरू किया जा सके। जी सर। आप सभी माननीय सदस्यों का भारतीय भाषा अभियान की ओर से हार्दिक स्वागत है। और अब हम विधिवत कार्यक्रम को शुरू कर चुके हैं। हमारे बीच में हमारे अतिथि माननीय विवेकानंद जी हैं। मैं श्री अक्षय भारद्वाज जी से अनुरोध करूंगा कि आप अतिथि परिचय कराएं और माननीय विवेकानंद जी का अतिथि परिचय कराएं। अपने आप को अनम्यूट करें आप, अक्षय जी। हेलो जी हाँ, बोलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है, बोलिए। नमस्कार सर। हिंदी अतिथि परिचय कराइए। समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन करते हुए आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पखवाड़ा उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे बीच डॉक्टर विवेकानंद उपाध्याय जी उपस्थित हैं। आप हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश में सहायक प्रोफेसर के पद पर विद्यमान हैं। आपकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की। आप सोशल मीडिया के माध्यम से युवा पीढ़ी को हिंदी के प्रति जागरूक करते आ रहे हैं, जिसका उदाहरण हरि सिंह यूनिवर्सिटी के युवाओं में साक्षात दिखाई पड़ता है। आपका सर्वमान कथन, अगर हम सनातनी समाज चाहते हैं तो हमें सनातनी शैक्षिक संस्थान खड़े करने होंगे। व्यापारिक शैक्षिक संस्थानों से सनातनी पीढ़ी नहीं निकाली जा सकती, जिसकी समाज ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। हमें पूरा विश्वास है कि आपका हमेशा हमें स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। मैं माननीय विवेकानंद जी से अनुरोध करूंगा कि अपना वक्तव्य रखिए। आप अपने आप को म्यूट कर लें विवेकानंद जी। विवेकानंद जी म्यूट। माननीय विवेकानंद जी, आपका फोन म्यूट है। मुझे एक बार लगता है आपको अनम्यूट कर लेना चाहिए। जी, भारत माता के चरणों में प्रणाम करते हुए भारतीय भाषा अभियान द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित होने वाले जनरल
वीके सिंह जी, जो उस भारतीय सेना के अध्यक्ष रहे हैं जिस सेना पर हम सबको बहुत गर्व है, और वर्तमान में वे भारत सरकार में भूतल परिवहन और सड़क राज्य मंत्री हैं। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान आचार्य श्री वृषभ प्रसाद जी जैन, जो भारतीय भाषा मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के आचार्य हैं, और पंडित विद्यानिवास मिश्र के टी शर्ट निकाल दें क्या हम मूर्धन्य शिष्य और प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक चिंतक हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान राघवेंद्र शुक्ल जी, सह संयोजिका श्रीमती मनु गोस्वामी जी तथा भारतीय भाषा अभियान के कर्मठ कार्यकर्ता और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रखर अधिवक्ता श्री कामेश्वर नाथ मिश्र जी, और इस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे सभी प्रतिनिधियों को मैं नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं। भारतीय भाषा अभियान ने जो विषय उठाया है वह विषय है जनता की भाषा में जनता को न्याय। जब हम हिंदी दिवस के अवसर पर ये बातें कर रहे हैं तो हमारे मन में कुछ शंकाएं, कुछ संकल्प और कुछ चुनौतियां हैं। शंकाएं ये हैं जिसकी ओर धर्मपाल जी ने इशारा किया था कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र अपने मौलिक सृजनात्मक कार्य विदेशी भाषा, विदेशी पूंजी और विदेशी विशेषज्ञों की मदद से नहीं किया करता। मैं दोहरा रहा हूं, धर्मपाल जी ने कहा दुनिया का कोई भी राष्ट्र अपने मौलिक सृजनात्मक कार्य विदेशी भाषा, विदेशी पूंजी और विदेशी विशेषज्ञों की मदद से नहीं किया करता। दुर्भाग्य से भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो पिछले 600-700 वर्षों से यह विडंबनापूर्ण स्थिति हमें दिखाई देती है कि पहले मुगल काल में भारतीय भाषाएं राजकाज से बाहर हो गई और उसके बाद अंग्रेजों के आगमन के बाद भी ऐसा ही हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारे सार्वजनिक जीवन की भाषा, भारत में सत्ता और संपत्ति के व्याकरण की भाषा, वह भी अंग्रेजी ही बनी रही। और आज भी हम लोग जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए, नाम करने के लिए अंग्रेजी का ही मुंह देखते हैं। निश्चित रूप से स्थितियां बदली हैं, बहुत सारा परिवर्तन हुआ है और आगे भी परिवर्तन होगा। लेकिन यह प्रश्न भारत के भाषाई स्वराज से जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न किसी एक व्यक्ति, किसी एक समुदाय, किसी एक क्षेत्र की आकांक्षा का प्रश्न नहीं है। यह संपूर्ण भारत के भाषाई स्वराज का प्रश्न है, क्योंकि एक भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती है। एक भाषा एक पूरी सृष्टि बनाती है, एक पूरी दुनिया बनाती है, जिस दुनिया के बीच में हम रहते हैं। तो यह भाषा ही है जो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच रिश्ता बनाती है। हम सब लोग भारतीय भाषाभाषी हैं, इसलिए यह बात समझते हैं कि भारतीय भाषाओं के बीच में एक बहनापा है।
उनमें एक प्रकार की एकात्मता है। तो यह हिंदी दिवस एक प्रकार से उन सभी भारतीय भाषाओं का दिवस है जो भाषाएं अंग्रेजी की दासी के रूप में रख दी गई। मैंने कहा कि भारत में सत्ता और संपत्ति का व्याकरण मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया, जिसका आज भी अनुवाद होना भारतीय भाषाओं में बाकी है। मैं एक विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि न्यायालयों में, उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में जो माननीय न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, उनकी योग्यता में कहीं भी भाषा की योग्यता जैसा कोई बिंदु नहीं है। यानी कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालयों में या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होने के लिए आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि जो निर्णय है, उस निर्णय की योग्यता है कि वह निर्णय अंग्रेजी वाला ही प्रामाणिक माना जाएगा। खुद संविधान के साथ भी ऐसी ही बात है कि संविधान में अगर कोई विवाद की स्थिति होगी भाषा के स्तर पर व्याख्या की, तो अंग्रेजी में जो बात कही गई है वही प्रामाणिक मानी जाएगी। तो आप जरा धर्मपाल जी की उस बात को याद करें कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र अपने मौलिक सृजनात्मक कार्य विदेशी भाषा, विदेशी पूंजी और विदेशी विशेषज्ञों की मदद से नहीं किया करता। आप उदाहरण के तौर पर देखिए, बहुत छोटे छोटे देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, पोलैंड है, हंगरी है। हर देश अपना सृजनात्मक कार्य अपनी भाषा में करता है, लेकिन यह भारतीयों के लिए मान लिया गया कि वे अपनी भाषा में काम करने के लिए सर्वथा अयोग्य हैं और उनकी भाषाएं भी सर्वथा अयोग्य हैं। इसलिए जब भी कोई प्रश्न आता है तो हमेशा ये सवाल आएगा कि भाषाओं में शब्दावली नहीं है, भारतीय भाषाओं में कोश नहीं है, भारतीय भाषाओं में गहन विचारों की अभिव्यक्ति की संभावना नहीं। आप जरा दुनिया के इतिहास को देखें तो आप पाएंगे कि दुनिया में पारंपरिक ज्ञान के जितने अनुशासन हैं, भाषा विज्ञान हो, आयुर्विज्ञान हो, नाट्य शास्त्र हो, साहित्य शास्त्र हो, रसायन कर्म हो, राजनीति शास्त्र हो, यहाँ तक कि काम शास्त्र, सबके बुनियादी प्राथमिक स्रोत और संदर्भ ग्रंथ भारत में लिखे गए, भारतीय भाषाओं में लिखे गए। दुनिया में कहीं कोई भाषा विज्ञान पढ़ेगा तो जब उसकी जड़ें तलाशी जाएंगी तो वो पतंजलि का अध्ययन से होते हुए पाणिनि तक जाएंगी, ऋग्वेद तक जाएंगी। आयुर्विज्ञान की चर्चा चरक और सुश्रुत से होते हुए नागार्जुन तक जाएगी। योग की चर्चा महर्षि पतंजलि तक जाएगी। नाट्य शास्त्र की चर्चा, दुनिया में नाटक पर कहीं कोई सैद्धांतिक कार्य होगा तो भरत मुनि की चर्चा होगी। काम शास्त्र पर कोई भी चर्चा होगी तो वात्सायन के कामसूत्र की चर्चा आएगी। राजनीति और अर्थ चिंतन की बात आएगी तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की चर्चा होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि ज्ञान के जितने अनुशासन थे, आज के 2000 वर्ष पहले भारतीयों को उस विषय में मौलिक काम करने में कोई दिक्कत नहीं खड़ी हुई। भारत में स्मृतियों की कितनी लंबी परंपरा रही, न्याय के ग्रंथों की, कानून के ग्रंथों की। लेकिन 19वीं और 20वीं सदी में हमारे दिमाग में यह बैठा दिया गया कि भारतीय और भारतीय भाषाएं किसी भी प्रकार के गंभीर बौद्धिक चिंतन, बौद्धिक विमर्श, राजकाज, न्याय और जीवन व्यवहार के लिए अनुपयुक्त है। वस्तुतः यह आत्महीनता का बोध 19वीं सदी में अंग्रेजों ने
प्रयत्न पूर्वक भारतीयों के दिल और दिमाग में बैठाया। और दुर्भाग्यवश 19वीं सदी के जो भारतीय बुद्धिजीवी थे, जिसमें बड़ी संख्या बंगाल के बुद्धिजीवियों की थी, उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि भारत का भला विदेशी भाषा, विदेशी ज्ञान विज्ञान से ही हो सकता है। तो वस्तुतः यह जो आत्महीनता की स्थिति थी, यह आत्महीनता की स्थिति यह प्रचारित थी, यह भारतीयों के मन में कूट कूट करके बैठाई गई, जिसका नतीजा हुआ कि एक पढ़ा लिखा औसत भारतीय बुद्धिजीवी या छात्र भी यह मानता है कि भारतीय भाषाओं में ज्ञान संपदा नहीं, और लगातार उसके मन में एक हीनता का भाव बना रहता है। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि जो बात 19वीं सदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, आप सब जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण के प्रवक्ता माने जाते, कुल 35 साल उनकी उम्र रही, और भारतेंदु ने यह कहा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यानी हर प्रकार की उन्नति का जो मूल है, मुख्य बात है, मुख्य कारण है, वह है अपनी भाषा की उन्नति। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, या जीवन में ज्ञान का कोई भी अनुशासन हो। अगर हमारी जवानी अंग्रेजी सीखने में नष्ट होती रहेगी तो हम एक आत्मविश्वासपूर्ण समाज की रचना नहीं कर पाएंगे। इसलिए गांधी जी ने भारत की आजादी के समय जब बीबीसी के पत्रकार ने उनसे पूछा, अंग्रेजी में सवाल किया भारत की आजादी के प्रश्न पर, तो गांधी जी ने कहा कि दुनिया से जाकर कह दो मुझे अंग्रेजी नहीं आती। यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी। आजादी की पूर्व संध्या पर गांधी जी ने यह बात कही, क्योंकि गांधी जी इस बात को समझते थे कि स्वतंत्र भारत में अगर अंग्रेजी चलती रही तो अंग्रेजी राज अंग्रेजों के जाने के बाद भी चलता ही रहेगा। तो इसलिए हिंदी की बात करना वस्तुतः भाषाई स्वराज की बात करना है, भारतीय भाषाओं में न्याय की बात करना भाषाई स्वराज की बात करना है। और बिना भाषाई स्वराज के हमारा जो मानसिक स्वराज है उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि केसी भट्टाचार्य हो या निर्मल वर्मा हो या और दूसरे चिंतकों ने सबने ये बात कही कि औपनिवेशिक राजनीति दास्ता से भारतीयों को मुक्ति प्राप्त हो गई, लेकिन भारतीयों को अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होना है। औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होने के लिए हमें भारतीय भाषाओं को अपने ज्ञान विज्ञान, अपने न्याय, अपने दैनिक व्यवहार, अपने राजकाज, अपने रोजगार, अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा की भाषा बनानी होगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मेरा समय हो गया है, आप संकेत करेंगे। हम सब लोग निबंध लिखते हैं बचपन में गाय के बारे में, तो अगर आप हिंदी में निबंध लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि गाय हमारी माता है, लेकिन यही निबंध जब आप अंग्रेजी में लिखने जाते हैं तो आप पढ़ते हैं कि काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। तो आप सोचिए कि अंग्रेजी में वह गाय एक पशु हो जाती है, हिंदी में हम कभी नहीं ये कह पाएंगे कि गाय एक भोला पशु है। हिंदी में गाय हमारे लिए माता है। तो ये दो भाषाओं का फर्क है। ये सिर्फ भाषाओं का फर्क नहीं है, यह पूरी संस्कृति का फर्क है। तो समय का मुझे संकेत कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा था का, तो मैं समझता हूं कि समय जी अब आपका लगभग समय पूरा होने वाला है जी आपका जी। तो मेरा समय हो चुका है। तो मैं आभारी हूँ इस कार्यक्रम के आयोजकों का, और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ
हिंदी दिवस की हम सब संकल्प करें और इस मार्ग पर थोड़ा थोड़ा चलें, तो निश्चित रूप से अगर आज हम चलना शुरू करेंगे तो यात्रा कितनी भी लंबी हो, निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हमें चलना है, रुकना नहीं है, और अपने इस काफिले को, अपने इस कारवां को हमें बड़ा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। आपने मुझे इस अवसर के लिए उपयुक्त समझा, मुझे अवसर दिया, मुझे यह इससे गौरव की अनुभूति है। मैं आप सबको हिंदी दिवस की फिर से शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाषाई स्वराज आवश्यक है। माननीय विवेकानंद जी ने आपने जैसे बताया, हम आपके आभारी हैं और हम प्रयास करेंगे कि इसके लिए हम लोग भारतीय भाषा अभियान के सारे कर्मठ कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम आप लोगों का मार्गदर्शन लेके इसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा मनु गोस्वामी जी से, आप भारतीय भाषा अभियान के द्वारा किए गए कार्यों को संक्षेप में विषय प्रवेश के रूप में बताएं। मनु गोस्वामी जी। मनु जी, आप विषय प्रवेश कराएं। मनु जी, आपको आवाज आ रही है क्या? मनु जी। आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। आगे जो वक्ता हैं उनको समय दिया जाए। हमारे बीच में माननीय विश्व प्रसाद जैन जी हैं, हमारे भारतीय भाषा मंच के हमारे राष्ट्रीय संयोजक। मैं श्री अक्षय भारद्वाज जी से अनुरोध करूंगा कि आप अतिथि परिचय कराएं। श्री विश्व प्रसाद जैन जी का जन्म अलीगंज जिला एटा है। आप द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त की। आपने एमए संस्कृत भाषा विज्ञान आचार्य, एमफिल, पीएचडी किया। आपकी कई प्रसिद्ध कृतियां हैं जिनमें कालिदास, बाहुवचन, भारतीय शब्द दर्शन, प्रतीक और प्रतीक विज्ञान, अनुवाद और मशीनी अनुवाद, संपादन हिंदी प्रयोग, एक शैक्षिक व्याकरण। आपको संस्कृत भाषा में प्रखंडत्व प्राप्त है। आप द्वारा विश्व संस्कृत सम्मेलन नीदरलैंड में भारतीय व्याकरण सत्र की अध्यक्षता की थी। आपके द्वारा अमेरिका व अन्य देशों में भी अनेक बार विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्यान प्रस्तुत किए गए हैं। आपको अनेक संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया है। आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी काव्य कृति बाहुबलम के लिए पुरस्कृत किया है। आपने हमेशा हिंदी भाषा को पल्लवित एवं पुष्पित किया है। हमें आप पर गर्व है। धन्यवाद। माननीय विश्व प्रसाद जैन जी से अनुरोध है, कृपया अपना अमूल्य विचार रखें। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। सर्व विद्या प्रकाशिनी बोधिनी परमार्थिनी सुर नर मुनिहन्मोहिनी ज्ञान वीणा वादिनी शिवानी कल्याणी संवितरिणी सुखदायिनी त्रिलोकदाह दमनी दहतु भूतमां शारदा जगतमां शारदा भवतमां शारदा। भारतीय भाषा अभियान के प्रमुख और मेरे अनन्य सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता आदरणीय कामेश्वरनाथ जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और मेरे अनुजकल्प माननीय राघवेंद्र शुक्ल जी और तमाम अधिवक्ता गण, न्यायाधीश मित्रों और आप सब हिंदी की समृद्धि के पुरोधा जन। इधर कुछ वर्षों से मुझे हिंदी दिवस के कार्यक्रमों में जाने से परहेज होता था। इस वर्ष हमारे शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव माननीय अतुल भाई कोठारी जी ने बहुत आग्रह किया कि नहीं, ये प्रतीक दिवस है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्रतीक दिवस में आप कुछ सूत्र कह देते हैं और वह सूत्र पल्लवित होता है, तो एक बड़े गतिशीलता का केंद्र भी बनता है। तो इसलिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता था कि हिंदी दिवस के नाम पर श्राद्ध दिवस है। जैसे श्राद्ध वर्ष में एक बार हम करते हैं, वैसे जब हिंदी दिवस आता है तो खूब हिंदी 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 जय हिंदी जय हिंदी, और उसके बाद कोई नाम स्मरण भी नहीं। श्राद्ध की जो भारतीय धारणा है, उस धारणा में जो अगला जन्म है, उस जन्म के बारे में ये मान्यता भी है कि अगर कृत्य हमारे बहुत अच्छे नहीं हुए तो हम भूत हो सकते हैं, हम प्रेत हो सकते हैं, हम व्यंतर हो सकते हैं, हम पता नहीं राक्षस हो सकते हैं, पता नहीं हम क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर हमारी आत्मा इस जन्म के कृत्य ठीक नहीं हुए और हम दुरात्मा हो गए, तो वह दुरात्मा हमें परेशान न करे, इसलिए हम श्राद्ध में उसे कुछ अर्पित करते हैं, अर्पण करते हैं। कुल मिला के वहां भी भाव, हमें अपने को व्यंतर से, भूत से बचाने का भाव। मुझे लगता है वहां श्रद्धा विवस्था में है, और श्रद्धा तो भाव का विषय है। श्रद्धा क्रिया में बदलती जरूर है, पर वो भाव का विषय है, और वो मन भीतर से होती है। भाषा के प्रति श्रद्धा का होना, आदर का होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम बराबर एक बात कहते हैं कि भाषा है तो संसार है, भाषा नहीं तो संसार भी नहीं। क्योंकि संसार में जो भी चीजें आप देखते हैं, वे कुछ वस्तुएं हैं, कुछ घटनाएं हैं, कुछ क्रियाएं हैं। जो वस्तुएं हैं, हम आसपास के अपने परिवार को ही देखें, परिवार में जितने सदस्य हैं, यदि उन सदस्यों के नाम हटा दिए जाएं तो फिर उनकी पहचानें भी गायब हो जाएंगी। तो वो जो नाम है वो किसी न किसी भाषा में है, ऐसे ही वस्तुओं के नाम है वो किसी न किसी भाषा में है।
तो वस्तुओं के वे नाम उनकी पहचाने हैं। जो क्रियाएं उन वस्तुओं के साथ जुड़कर जो हम क्रियाएं करते हैं, वे क्रियाएं भी उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सब क्रियाएं, ये भी किसी न किसी भाषा में व्यक्त हो रही हैं। तो संसार इन दो चीजों का जमावड़ा है, वस्तुओं का और क्रियाओं का, और इन दोनों की अभिव्यक्ति भाषा में होती है। तो भाषा नहीं तो संसार भी नहीं। मैं तो और भी कहता हूं कि मनुष्य का जीवन ही भाषामय है, अर्थात उसकी सारी क्रियाएं भाषामय हैं। तो जीवन में ये जो दोनों चीजें हो रही हैं, वस्तुओं की और क्रियाओं की, ये भाषा से जुड़कर हो रही हैं। तो मनुष्य के जीवन का कोई क्षण भाषा विहीन नहीं होता। ये जरूर है किसी क्षण वो अभिव्यक्त भाषा में रहता है और कभी अनभिव्यक्त भाषा में रहता है, पर रहता जरूर है भाषा के साथ। जब वो संसार के साथ संप्रेषण कर रहा होता है, संसार के साथ जीवन के रस की अनुभूति कर रहा होता है, तो उस अनुभूति के काल में वो भाषा मय होकर रहता है। तो जीवन रस अगर कहीं है तो भाषा में है, भाषा नहीं तो जीवन रस भी नहीं। अब एक बात और, मैं अक्सर कहता हूं कि वास्तव में स्वतंत्रता और स्वाधीनता, अर्थात स्व के अधीन रहना स्वाधीनता, स्वतंत्र अपनी व्यवस्था के अधीन रहना स्वतंत्रता, ये जो दोनों शब्द हैं, स्वाधीनता और स्वतंत्रता, इन दोनों के साथ महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि इन दोनों के साथ हमारा जीवन मूल्य जुड़ा हुआ है। आपको सोने के पिंजड़े में रख दिया जाए तो आपके जीवन का रस ही चला जाएगा। तो जीवन का रस स्वतंत्रता में है और स्वाधीनता में है। हम राजनीतिक रूप से 1947 में आजाद जरूर हुए, पर भाषिक रूप में हम दिनों दिन आज भी हम परतंत्र थे ही नहीं, परतंत्र थे और स्वाधीनता के बाद भी परतंत्र हैं, और दिनों दिन हम परतंत्र होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? ये मन में आपके सवाल उठेगा। हम इसलिए होते जा रहे हैं कि आजादी के बाद भी हमारी भाषाओं के बहुत सारे शब्द जीवित थे, जो इस अंतराल में पहले हाशिए पर गए और फिर मरण धर्मा हो गए। क्यों मरण धर्मा हो गए? और उन शब्दों के लिए भी, उन अवधारणाओं के लिए भी मरण धर्मा हो गए, उन अवधारणाओं के लिए भी मरण धर्मा हो गए जो अवधारणाएं, उन जिन अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए हमारी भाषाओं में शब्द हैं, हम उनके लिए अंग्रेजी के शब्दों का और विदेशी भाषा के शब्दों का हम इस्तेमाल करने लग गए। अब रसोई कहने में हमें शर्म आती है, किचन कहने में हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें लेट्रिन कहने में आनंद की अनुभूति होती है, हमें शौच कहने में शर्म आती है। जरा विचार करिए, आप कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि हम दिनों दिन अपने पारंपरिक जो हजारों साल की आपकी भाषा की धरोहर है, उसे आप खो रहे हैं। ये भाषा की धरोहर का खोना केवल भाषा का खोना नहीं है, आपकी समृद्धि का खोना है, आपके अर्थतंत्र का खोना है, आपके पूरे परिकर का खोना है। मैं कुछ उदाहरणों से आपसे बात करूंगा। अब आप न्यायालय को देखिए, आप सब लोग, अधिकांश आप में से न्याय प्रक्रिया से जुड़े हुए उच्चतम न्यायालय के, उच्च न्यायालय के और जिला न्यायालयों के अधिवक्तागण हैं और कुछ न्यायाधीश मित्र भी हैं।
हम आज भी न्याय की भाषा अधिकांश न्यायालय में अंग्रेजी बनी हुई है। तो क्या ये स्वाधीन भारत का लक्षण है? क्या हम अपनी न्याय की परंपरा, वृक्ष कटिकम जैसी न्याय की व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था जहां पिता पुत्र को मृत्युदंड तक देता था, अर्थात न्यायाधीश इस कर्म से विचलित नहीं होता था, आज तो वो कह देता है कि नहीं, हमसे संबंधित है इसलिए वो हट जाता है और न्याय का बहाना बना करके वो न्याय देने से अपने को अलग कर लेता है। वहां वह न्याय की कुर्सी में बैठकर अपने पुत्र को मृत्युदंड देता है। ये न्याय की आदर्श थे हमारे देश के। हम न तो न्याय की भारतीय परंपरा गढ़ पाए, ये न्यायालय तो और अधिक पराधीन हो गए। इधर कुछ दिनों से जब हमारे भारतीय भाषा मंच ने और आपके भारतीय भाषा अभियान ने और परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी ने जब हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी से कहा और उन्होंने उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीशों को कहा और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कहा, तो अब कुछ राज्यों के न्यायालयों में अब उच्चतम न्यायालय 7 भाषाओं में अनुवाद वगैरह वगैरह ये सब देने लगा, तो अब कुछ परिवर्तन, कुछ माहौल बदल रहा है। अभी भी अब देखिए इसका हो क्या रहा है, मतलब ये कि ये जो पुरोधा थे, न्याय के पुरोधा, न्यायाधीश गण और अधिवक्ता गण, ये नहीं देखते थे कि उन्हें पैसा कितना मिल रहा है, इसीलिए आपके चोगे में पीछे जेब होती थी और अभी भी होती है। हम देखते भी नहीं थे कि हमारे जिसे हमने न्याय दिलाया उसने कितना पैसा हमारी जेब में डाला। आज बड़े से बड़ा अधिवक्ता कुछ चंद रुपयों में बिक रहा है। हम न्याय के पुरोधा का सम्मान चाहते हैं। बताइए कैसे सम्मान मिलेगा आपको? आज भी हमारे भारतीय भाषा अभियान के पुरोधा जो अधिवक्ता हैं वो क्यों सम्मान पा रहे हैं? वो इसलिए सम्मान पा रहे हैं कि हमारे न्यायालय जनता की भाषा में जनता को न्याय दिलाने के लिए खड़े हों, बिना किसी प्रयोजन के इस अभियान को आगे ले चल रहे हैं। और वो न्याय कब मिलेगा? वो न्याय तब मिलेगा जब विधान अर्थात कानून हमारी भाषाओं में बनने लग जाए। अभी भी बहुत सारे राज्यों में कानून की, जैसे हमारे पूर्ववक्ता ने कहा कि संविधान में अंग्रेजी का जो पाठ है वही प्रामाणिक माना जा रहा है। बताइए ये हम संविधान का आधिकारिक पाठ भी नहीं दे पाए। कितनी बुरी बात है। हम किसी पाठ को तो आधिकारिक पाठ घोषित करते संविधान, अगर हम आजाद, जब हम संघ की राजभाषा हिंदी कह रहे हैं और न्यायालय को आजाद देखना चाहते हैं, तो अब हमारा स्वर होना चाहिए कि हमें संविधान भी, उसी संविधान को हम आधिकारिक संविधान मानेंगे जो संघ की राजभाषा हिंदी का संविधान होगा। तो अब यह आवाज भी हमें बुलंद करनी पड़ेगी। हमें अपने विश्वविद्यालयों को भी अंग्रेजी की दास्ता से मुक्त करना पड़ेगा। अगर ऐसे अधिवक्ता हमने तैयार नहीं किए जो भारतीय न्याय व्यवस्था को समझते हों और जिसे न्याय मिलना है वो भी ये समझ पाए कि उसकी बात न्यायाधीश के पास तक ठीक से पहुंच पाई, उसे मृत्युदंड तक दे दिया जाता है उच्चतम न्यायालय में, वो समझ भी नहीं पाता बेचारा कि उसकी बात ठीक से रखी गई या नहीं रखी गई। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था कितनी स्वाधीन है ये आप सब जानते हैं। तो आप इस सब स्वाधीन न्याय व्यवस्था के पुरोधा हैं, इसलिए आप सब महनीय हैं, आदरणीय हैं, वंदनीय हैं। और आपको आज पैसा भले कुछ कम मिले पर निश्चित मानिए, मैं एक आंकड़े को देकर ये बात तुरंत अब समाप्ति की तरफ ले चलना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि आदरणीय जनरल वीके सिंह जी को बहुत अगर आ गए होंगे तो मुझे लगता है कि उनको सुनना चाहिए। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं आपको,
ये आंकड़ा रुपए का है। अब आप देख रहे हैं इस टेबल में हमारा जो 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 अमेरिका का डॉलर हमारे भारत के 9 पैसे के बराबर था 1913 में, अर्थात $11 करीब 1 रुपए के बराबर थे। ये आंकड़ा रिजर्व बैंक के डाटा के आधार पर, उसका उल्लेख भी नीचे कहां से डाटा दिया जा रहा है वो उल्लेख भी नीचे। 1925 में हमारा $1 10 पैसे के बराबर, आप देखिए 1947 में $1 $4.16 के बराबर। मैं पहली बार जब अमेरिका गया 84 में, तो आप देख रहे हैं कि 84 में हमारा $1 $11.36 के बराबर। ये पूरी हर साल का हमने डाटा आपको दिया है, ये डाटा आप देख सकेंगे। 2009 में $1 आप देख रहे हैं $48.41 के बराबर, और 2019 में $68.95 के बराबर, अर्थात $69 के बराबर। और 2020 में वही डॉलर $70 से $77 के बीच में डोलता हुआ। तो अब देखिए हुआ क्या, हम दुनिया का सबसे अच्छा इस्पात हम बनाते थे दुनिया, क्योंकि हम दुनिया में क्या जरूरत है उसका हम अनुसंधान करते थे, और उस जरूरत के अपेक्षा से वस्तुओं का हम निर्माण करते थे। हम दुनिया का सबसे अच्छा मलमल बनाते थे, दुनिया के सबसे अच्छे हम मसाले बनाते थे। आज हम जो अमेरिका बनाता है उसका केवल कुछ फैक्ट्रियां लगाकर इस देश के वायु प्रदूषण का शिकार बना रहे हैं। केवल हम उत्पाद कर रहे हैं, बौद्धिक उत्पाद तो वहां हो रहा है, इसलिए रुपया हमारा गिर रहा है और गिरता रहेगा। तब तक गिरता रहेगा जब तक हमारे ये विश्वविद्यालय और हमारे ये न्यायालय स्वतंत्र भाषाई रूप में नहीं होंगे। एक अंतिम उदाहरण जो शायद पिछली बार भी दिया होगा, अगर आप में से कुछ लोग रहे होंगे, कोरिया से बच्चा एक बीटेक करके अमेरिका में जाता है तो उसे नौकरी मिलती है $40,000 से $50,000 ए ईयर की। भारत के IIT कानपुर से जब बच्चा जाता है तो $20,000 से $30,000। अब जिसकी आबादी लखनऊ से भी आधी है उस कोरिया, क्योंकि वहां कक्षा 1 से लेके उसने एमटेक तक की पढ़ाई कोरियन माध्यम से की है, तो और उसके बाद वो सीधे कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्राम लिखता है, तो कोरियाई माध्यम से उसने सब कुछ किया है। तो वो भारत के कोई भी बच्चा, चाहे वो हिंदी क्षेत्र का बच्चा हो, चाहे वो गुजराती का हो, चाहे मराठी का हो, चाहे कन्नड़ का हो, चाहे मलयालम का हो, चाहे तमिल का हो, चाहे तेलुगु का हो, कहीं का बच्चा हो, उसे उसी प्रोग्राम के लिखने में 1.5 गुना समय अधिक लगता है। तो मल्टीनेशनल ये बात समझते हैं, तो उनके दफ्तर का समय और कुल मिला के बहुत अधिक समय उनका खर्च होता है, तो उसे वो 1.5 गुनी तनख्वाह कम देते हैं। दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों में हम कहीं नहीं खड़े हैं, क्योंकि हमने तो रटंत विद्या पढ़ाई नीचे से लेके ऊपर तक। हमने मध्य प्रदेश में एक प्रयोग किया, एक विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय था, 2000 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। हमने कहा कि इसमें अंग्रेजी के जो मध्य प्रदेश के सबसे अच्छे अध्यापक हो उनको यहाँ नियुक्त करिए, जिनको वो 15,000 रुपए तनख्वाह देता था। ऐसे अच्छे अध्यापकों को ढूंढकर हमने 30 से 35,000 रुपए महीने पर उस विद्यालय में रखवाए, पर बाकी सारे विषयों का हिंदी माध्यम से हमने 3 वर्ष अध्यापन कराया। मध्य प्रदेश का जो टैलेंट ढूंढे गए, उस 400 टैलेंट में से 182 3 वर्ष में ही उस विद्यालय से चुने गए। ये भाषा का चमत्कार है। तो जो सृजनात्मक क्षमता है उसका विकास आप अपनी चाहते हैं कि विश्व की न्याय व्यवस्था में भारत की न्याय व्यवस्था की पहचान बने, तो वो तभी बनेगी जब आप भारत की न्याय व्यवस्था की परंपराओं से, उनके न्याय की प्रक्रियाओं से, उन प्रक्रियाओं को आप अपने जीवन में उतारेंगे। और न्यायालयों में उनको लेकर अब वातावरण बनने लगा है। पूरे देश में अब तमाम न्यायाधीश, आप जानते ही हैं, है ना, तमाम न्यायाधीश खुलकर सामने आ रहे हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश खुलकर सामने आ रहे हैं कि अब हमें भारतीय भाषाओं को और भारतीय न्यायालय को स्वतंत्र करना चाहिए।
मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें मैंने आपसे कही, इतना लंबा उद्बोधन बहुत हो गया। तो अगर ऐसा कुछ हम इस 2020 का हमारा हिंदी दिवस है, ये एक काम केवल कर दे कि संघ की राजभाषा हिंदी, वो कैसी हिंदी होगी? संविधान, आप सब तो संविधान के विशेषज्ञ हैं, वो हिंदी होगी जो भारत, जो हिंदी के प्रदेशों की जनपदीय भाषाओं से रस लेती होगी, अर्थात बुंदेली से, हरियाणवी से, अवधी से, भोजपुरी से, मैथिली से, ब्रज से, राजस्थानी से, इन सब से रस लेती होगी। और वो हिंदी कैसी होगी? भारतीय भाषाओं से जुड़ी होगी, बांग्ला से जुड़ी होगी, उड़िया से जुड़ी होगी, तमिल से जुड़ी होगी, तेलुगु से जुड़ी होगी, मराठी से जुड़ी होगी और गुजराती से जुड़ी होगी। और वो हिंदी कैसी होगी? जिन जिन देशों के साथ हमारा संबंध है, उन देशों की राजभाषाओं के साथ भी अच्छे रिश्ते वाली हिंदी होगी, और जो देवनागरी में लिखी जाती हो, ऐसी हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी। ये 73 सालों में हम नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्यों? ये जिम्मेदारी भारत सरकार ने भारतीय संविधान के तहत केंद्रीय हिंदी निदेशालय को ऐसी देवनागरी विकसित करने की थी, वो 77 सालों में ऐसी देवनागरी नहीं दे पाया जिसमें पूरी तरह भोजपुरी लिखी जा सके, पूरी तरह अवधी लिखी जा सके, पूरी तरह ब्रज लिखी जा सके, पूरी तरह तमिल लिखी जा सके, पूरी तरह उड़िया लिखी जा सके, पूरी तरह बांग्ला लिखी जा सके। ये काम वह नहीं कर सका, ये सरकारी संस्थाएं अब नहीं कर पाएंगी। हमने इस लॉकडाउन के पीरियड अंतराल में, वो किताब दिखा दो, एक पुस्तक लिखी, उत्तर प्रदेश एक अंतिम आंकड़ा और देके बात खत्म करूंगा। अभी 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में 5 लाख बच्चे हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए थे, और इस वर्ष 8 लाख बच्चे। अब 5 वर्ष पहले 5 लाख और अब 8 लाख, और उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। तो बात क्या, बड़ी बात बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारी भाषा है वो हिंदी संवाद की भाषा तो है, पर हमारा शैक्षिक तंत्र हिंदी में बच्चों को लिखना नहीं सिखा पाया, तो जो हिंदी में परीक्षा में उन्होंने लिखा उसके आधार पर वो अनुत्तीर्ण हो गए। ये शैक्षिक तंत्र की असफलता है। जैसे न्यायिक तंत्र की, न्यायालय में भारतीय व्यवस्था नहीं करेगी पाए, ये हमारे शैक्षिक तंत्र की असफलता है। लॉकडाउन से 12-15 दिन पहले एक जेएनयू के बड़े प्रतिष्ठित प्रोफेसर हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक 5 लाइन का पत्र लिखा, हिंदी के प्रोफेसर। उस 5 लाइन के पत्र में 9 हिंदी की वर्तनी की अशुद्धियां हैं। मेरी तो जमीन हिल गई कि जिसे आप 1 नंबर का विश्वविद्यालय कहते हैं, उसमें 5 लाइन के पत्र में 9 अशुद्धियां। तो ये 70 साल में हमने 73 साल में काम किया। तो हमने 2013 में जब पहली बार बनारस से आज अखबार निकला था, तो 15 वर्तनी के नियम बने थे। उसके जो पहले संपादक थे पंडित विश्वराव पराड़कर, उन्होंने हिंदी वर्तनी के नियम बनाए थे। उसके बाद 1963 में अघे जी ने 15 नियम और बनाए, तो 30 नियम बने, जिनका 65 में जब उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और भारत के संपादक हुए टाइम्स के, तब उन नियमों का पूरे देश ने अनुकरण किया, वो 30 नियम बने। और उसके बाद जनसत्ता के संपादक प्रभास जोशी जी ने 39 नियम बनाए। प्रभास जोशी जी को यह पता नहीं था कि भाषा के नियम अलग होते हैं और व्याकरण के नियम अलग होते हैं। जैसे उन्होंने एक नियम बना दिया कि जनतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र में से केवल जनतंत्र शब्द रहना चाहिए। अरे ये संपादक को कहां से अधिकार प्राप्त हो गया भाई? ये तो जनता का अधिकार है, किस परिस्थिति में कौन से शब्द का प्रयोग करे, ये संपादक का अधिकार नहीं। तो उन्होंने अतिक्रमण किया। तो उनको चूंकि भाषा का नियम और वर्तनी के नियम की समझ नहीं थी, तो उनके आधे नियम कुछ इसी तरह के नियम थे। उसके बाद निदेशालय की घटना मैंने आपको बताई कि किसी हिंदी की जनपदीय भाषा को जो नागरिक की, अब आप देखिए, पंख एक शब्द है, एक पंच शब्द है, एक पंडित शब्द है, एक पंत है और एक पंप है। ये 5 शब्द अनुस्वार से लिखे जाते हैं। अब संकट है कि बच्चा अनुस्वार से पंख का न सीखे, ये पंच का य सीखे, ये पंडित का न सीखे, ये पंत का न सीखे, ये पंप का म सीखे, वो क्या सीखे? ये हमने चंद्रबिंदी गायब कर दी। तो निदेशालय ने जो हमारी जैसी हिंदी लिखी पढ़ी और बोली जाती थी, वो हिंदी की हत्या। और आज हिंदी बोली कुछ जाती है और लिखी कुछ जाती है। ये काम हमारी इन सरकारी संस्थानों ने और किया। तो हमने एक 73 नियम की ये पुस्तक जो सामने आपको दिख रही है, अपनी हिंदी नागरी सवारिये। मुझे इस कोरोना काल की जो बड़ी उपलब्धि हुई, 2 बड़ी उपलब्धियां, एक सुंदरकांड पर, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, कि
1000 विश्वविद्यालय देश के, और सुंदरकांड की प्रथम चौपाई का सब में लगभग हिंदी विभाग और सब में तुलसीदास पढ़ाए जाते हैं, उसका संपादन ठीक से नहीं कर पाए, जो हमें करने का हमारा सौभाग्य हुआ, भाग्य हमारा सौभाग्य में बदला और मैं ऐसे मौलिक कार्य कर सका। तो आप सब भी, क्योंकि न्याय की भाषा तो एकार्थी भाषा होती है, वहां कहां अर्ध विराम लगता है, कहां पूर्ण विराम लगता है, तो इन नियमों को अगर जीवन में 32 पेज की छोटी सी किताब है, इनको आप अपने चारों तरफ रहने वाले लोगों को प्रेरित करेंगे और कम से कम अधिवक्तागण अपने हिंदी प्रयोग में वर्तनी ठीक से लिखेंगे, अपने जो न्यायालय में हिंदी में जो याचिकाएं दाखिल करें, तो मुझे लगता है कि वे और अधिक इस जनता का उपकार कर सकेंगे और तभी सही मायने में जनता की भाषा जनता को न्याय दिला पाएगी। आप सबका अभिनंदन, प्रणमन, प्रणति। मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि इस अवसर पर आपने मुझे कुछ बोलने का कहा, और आदरणीय जनरल बीके सिंह साहब का भी कि उन्होंने इन सब बातों को कोई आधार पर वे अपना मूल वक्तव्य भी देना चाहेंगे। मेरी प्रणति, आभार, धन्यवाद। आप भारतीय भाषा मंच से इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। हमारे राघवेंद्र जी भी और कामेश्वर जी भी इसका ईश्वर जी से कह करके आप जिनको आवश्यकता हो वो वहां से ले सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या अमेजॉन पर भी आप देख सकते हैं। जहां से आप चाहें वहां से आप देखें। अगर आपको उपयोगिता लगे तो इसका उपयोग करें, ताकि वर्तनी की 71 नियमों से आप अपनी वर्तनी, ये काम बोर्ड तो नहीं, विश्वविद्यालय से नहीं हुआ, तो उन्होंने मौन लेकर के यह काम किया है, तो इस काम का करें। बहुत धन्यवाद। अभिभावक तुल्य आदरणीय बसव प्रसाद जैन जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपका मार्गदर्शन, आपका हर तरह से आप हमें भारतीय भाषा अभियान में सहयोग करते हैं और हम अपने कार्य को कर पा रहे हैं। एक छोटी सी सूचना है सभी बंधुओं के लिए। अभी संसद का विशेष सत्र चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन चल रहा है। वहाँ पे हमारे विश्व मुख्य अतिथि आदरणीय जनरल बीके सिंह जी वहीं पर उपस्थित हैं, और क्योंकि संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी का चल रहा है तो वहाँ से हट नहीं सकते हैं। वहाँ से अभी संदेश आया है कि जैसे वहाँ से समय निकलता है वो फिर जुड़ेंगे। इस बीच में माननीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी से अनुरोध करूंगा कि वो भारतीय भाषा अभियान के विषय में हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय कामेश्वरनाथ मिश्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज हम लोग इस करुणा काल में भी हिंदी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता बहुत ही प्रयास करके और इस कार्यक्रम की योजना रचना की है, और विशेष आग्रह पर माननीय बसव प्रसाद जैन जी उपस्थित हैं, और इनको मैं प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे कार्यक्रम में आकर और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। वैसे तो हमारे गार्जियन आप हैं, भारतीय भाषा मंच के अधीन ही भारतीय भाषा अभियान है। हमें याद है पुस्तक मेला लगा हुआ था, हमने भाई साहब से विषय पूछा क्या विषय रखा जाए, तो इन्होंने कहा कि जनता को न्याय जनता की भाषा में इसी विषय को ले लो। वास्तव में यह विषय आप ही का दिया हुआ है, जो विषय आज पूरे भारत में और फैल गया है। यहां तक कि इसी विषय को लेकर अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जब 2017 में मैसूर उच्च न्यायालय में अपना अभिवादन कर रहे थे, तो वहां भी उन्होंने कहा कि जनता जिस भाषा को समझती है न्याय उसी भाषा में मिलना चाहिए। देखिए कहां से विषय चला। वास्तव में इस विषय का जो उद्गम स्थल है हमारे माननीय बसव प्रसाद जैन जी हैं,
और इस बात को लेकर के पूरे भारतवर्ष में आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए। और हमारे लाखों करोड़ों अधिवक्ता इस विषय को लेकर के और अग्रसर हैं। आज के उद्बोधन में बहुत ही अच्छी बात माननीय वृषभ प्रसाद जैन जी ने कहा कि अपना जो संविधान है वह संविधान भी बदलना चाहिए, वह संविधान भी भारत की राजभाषा में होना चाहिए। मैं तहे दिल से आपके बात को आगे बढ़ाऊंगा और अपना यह संविधान राजभाषा में कैसे हो इस पर भी हम लोग अभियान चलाएंगे। जैसा कि हम सबों को पता है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा एक हस्ताक्षर अभियान लिया था 2018 में। पूरे देश के अधिवक्तागण, सिंपैथाइजर, जो अपने मार्गदर्शक हैं, ये सारे लोगों ने उस पर हस्ताक्षर करके और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा था और यह कहा था कि भारत की अनुसूची 8 में जो 22 भाषाओं का वर्णन है उसी 22 भाषाओं में और न्यायालय में कार्य होना चाहिए और उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में भारत संघ की भाषा में और कार्य होना चाहिए। हम लोगों ने ये हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया। तदुपरांत 1918 में ही दिल्ली में 3,500 अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरह संघचालक मान्यवर मोहन भागवत जी ने और अभिवादन किया था, सबों से आग्रह किया था, आदेश दिया था कि आप सभी अधिवक्ता इस पुनीत कार्य के लग जाइए। उन्होंने उदाहरण दिया था झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा पर हम जानते हैं कि बिरसा मुंडा जो है झारखंड के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे। उन पर 450 मुकदमे लादे हुए थे अंग्रेज सरकार ने। एक मुकदमे को समझ नहीं पाते थे तब तक दूसरा मुकदमा उनके ऊपर हावी हो जाता था। तब ब्रिटिश सरकार से उन्होंने कहा कि हमें एक अनुवादक दिया जाए। वो अनुवादक जब तक मुकदमे का अनुवाद करता था तब तक दूसरा मुकदमा फिर हावी हो जाता था, यानी कभी अनुवाद उनको नहीं मिल पाया। मान्यवर सरह संघचालक जी का कहना था कि अगर वही मुकदमा मातृभाषा में होता तो बहुत ही अच्छे ढंग से इस विषय को वो ले सकते थे, अपना डिफेंस कर सकते थे, अपनी बचाव प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। इसलिए बहुत ही आवश्यक है अपनी मातृभाषा में कार्य होना। आज हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं। जैसा हम सबों को पता है कि भारत देश की जो कल्पना है प्रांत के आधार पर है। विभिन्न भाषाओं के माध्यम से यह प्रांत, यह देश बना है। सभी प्रांत की अपनी अपनी भाषा है, परंतु पूरे देश को जो जोड़ने की भाषा है वह हिंदी है और यह हिंदी विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। विश्व के 108 देशों में
हमारी यह हिंदी भाषा जो कि भारत माता की हिंदी है, बोली जाती है, लोग समझते हैं और बहुत ही अच्छी स्थिति में हमारी हिंदी है। बस आवश्यकता है, जैसा आपने बिशप प्रसाद जैन जी ने कहा कि थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन न्यायालय में हम समर्पित होकर के अपना कार्य हिंदी में करें, मातृभाषा में करें, और जब हिंदी में हम कार्य करेंगे तो उसका प्रतिफल भी सामने आएगा। जैसा कि अभी अभी हमारे बिशप प्रसाद जैन जी ने कहा कि इस बात को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि 9 भाषाओं में अनुवाद की कॉपी दी जाएगी और दी जा रही है। तो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, दिन दूना रात चौगुना अपने कार्य में वृद्धि हो रहा है। भारतीय भाषा अभियान के सिपाही कर्मठता के साथ अपने कार्य में लग जाएं। अपने मंच पर बहुत बड़े बड़े और वक्तागण आए। साध्वी ऋतंबरा जी आई, हृदयानंद दीक्षित आए, देवकीनंदन ठाकुर जी आए, अनेकों मठ के अपने और वक्तागण आए। उन्होंने अपना विषय रखा, भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया, जिसका परिणाम हुआ कि आज यह भारतीय भाषा अभियान देशव्यापी हो चुका है। समय आ गया है हम अपने कार्य क्षेत्र में पूरी कर्मठता के साथ लगें। इस कोरोना काल में भी अपने कार्यकर्ता लगातार कार्यक्रम ले रहे हैं और अधिक से अधिक अधिवक्ताओं को जोड़ रहे हैं, इस कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। अपनी सभा में साध्वी ऋतंबरा जी आई थी तो उन्होंने कहा, हम रहें या न रहें, भारत ये रहना चाहिए। बंधु, हमारा कहना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, और जो अपने कार्यकर्ता समर्पित भाव से अपने कार्य को कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अपने प्रथम वक्ता मान्यवर विवेकानंद जी ने कहा कि जब जज नियुक्त होते हैं तो उनकी नियुक्ति में भाषा संबंधी कोई जिक्र नहीं रहता है। हिंदी भाषी क्षेत्र के न्यायाधीश जब दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, दक्षिण के क्षेत्र में जाते हैं, तो मात्र 2-2.5 महीने लगते हैं, 2 महीने, और उस भाषा को सीख जाते हैं। भाषा संबंधी जज की नियुक्ति में और कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने सही कहा। भारत सरकार की संसद में, लोकसभा में 540 सदस्य रहते हैं। वो 540 सदस्य अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं और अपनी अपनी भाषा में उसका अनुवाद सुनते हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो जब वहां ये व्यवस्था हो सकती है तो अपने सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में ये व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं और कई बार हमने अपने उद्बोधन में भी कहा है कि भारत देश में मात्र 3%
अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं। बाकी 97% जनता हिंदी या क्षेत्रीय भाषा जानती है। तो जब 97% जनता हिंदी या क्षेत्रीय भाषा जानती है तो अंग्रेजी क्यों थोपा हुआ है? अपने संरक्षक मान्यवर अतुल भाई कोठारी जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के क्रम में उन्होंने कहा कि लोगों को आदेश की प्रति, न्याय की प्रति वह अंग्रेजी में दी जाती है, जिसको अपने वादी प्रतिवादी समझ नहीं पाते हैं, तो वास्तव में यह न्याय नहीं अन्याय है। तो वास्तव में इस अन्याय के विरुद्ध हम सबों को एक सूत्र में बंधकर चट्टानी एकता का परिचय देते हुए और इस भारतीय भाषा अभियान के रथ को आगे बढ़ाना है। आज के हिंदी दिवस पर हम लोग संकल्प लें और जो बंधु अपने संपर्क में हैं हिंदी में कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करें। अपने मान्यवर संरक्षक महोदय का आदेश आया है कि कम से कम आज के दिन से शुरुआत अपना हस्ताक्षर हिंदी में करके शुरू करें। वास्तव में हम सबों के लिए यह बहुत मार्मिक दिन भी है। जैसा अपने वृषभ प्रसाद जैन जी ने कहा कि वो कभी आज के पहले हिंदी दिवस मनाने नहीं जाते थे। बात तो सही है। हमारा देश, हम अपने ही देश में दिवस मनाएं। काहे का दिवस, क्यों दिवस? हम लोग प्रयास करें कि अगली बार जब समय आए तो यह दिवस मनाने का अवसर न मिले। इस सभा में इंद्रदेव प्रसाद जी उपस्थित हैं। अभी कोई फिजिकल, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और न्यायालय में न्याय प्रणाली चल रही है। पटना के उच्च न्यायालय में, बिहार के उच्च न्यायालय में पटना में इन्होंने एक आवेदन लगाया कि इस प्रक्रिया में पूछा जा रहा था कि भाई विजुअल होना चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होना चाहिए या फिजिकली होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। इस बात को लेकर इन्होंने आवेदन लगाया। आवेदन आश्चर्य हुआ हमें। वहां के चीफ जस्टिस अपने विचारधारा के हैं, परंतु उन्होंने कहा कि ये आवेदन हिंदी में क्यों लगाया, किसने लगाया, किससे पूछकर लगाया, और उसको खारिज कर दिया। हमें बड़ा तकलीफ हुआ सुन करके कि अपने देश में अपने मातृभाषा का ये दुर्दशा, ये दुर्गति। तो हम लोग एक वातावरण बनाएं कि इस प्रकार का दंत हमें न झेलना पड़े। केवल कार्यक्रम के लिए हमें कार्यक्रम नहीं मनाना है, बल्कि लोगों की भावना जागृत हो और इस भाषा में सभी लोग कार्य करें। आज के दिन इतना ही पर्याप्त होगा। सभी वक्ताओं को, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी। मनु गोस्वामी जी, आपके विषय पे आपके पास कोई सूचना आई क्या अभी जनरल साहब के यहाँ से?
भाई साहब अभी फ्री नहीं हो पाए हैं वो। ठीक है, तो समय भी हो गया सब। ऐसा है कि अब सूचना हमको दे दीजिएगा कि चूंकि कार्यक्रम समय ज्यादा हो गया है, तो हम वाइंड अप कर रहे हैं। मैं अमित शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। अमित शर्मा जी। जी भाई साहब, धन्यवाद। भारतीय भाषा अभियान के इस उद्घाटन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी की जिस प्रकार की दुर्दशा भारत में रही है, उस पर हमारे माननीय वक्तागणों डॉक्टर विवेकानंद उपाध्याय जी, श्री वृषभ प्रसाद जैन जी और आदरणीय कामेश्वरनाथ मिश्रा जी ने बड़े विस्तार पूर्वक विषय को रखा है। क्या क्या कठिनाइयां हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ है और भविष्य में क्या करना चाहिए। इस प्रकार के कार्यक्रम की महत्ता क्या है, कार्यक्रमों से आगे हम क्या कर सकते हैं। आदरणीय विवेकानंद जी, जैन साहब, कामेश्वरनाथ ने बड़े ही विस्तार पूर्वक ढंग से इस विषय को रखा है। आज की सभा में डॉक्टर विवेकानंद उपाध्याय जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए डॉक्टर विवेकानंद उपाध्याय जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय वृषभ प्रसाद जैन जी ने अपना कीमती समय निकालते हुए भाषा के इस कार्यक्रम को बल देने के लिए और अपनी भाषा को उसका स्थान देने के लिए और भारतीयों की उन्नति के लिए जिस प्रकार से समय निकाला है और आगे के लिए समय निकालें, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कामेश्वरनाथ मिश्रा जी, आप भारतीय भाषा अभियान के माध्यम से जिस प्रकार इस ज्योत को जलाए हुए हैं, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपके मार्गदर्शन में भारत की भाषाएं अपने स्थान को प्राप्त होंगी। जो उनका अधिकार है उसको अवश्य ही प्राप्त करेंगी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राघवेंद्र शुक्ला जी, आप जिस प्रकार कार्यक्रम आयोजित करते हुए बड़े बड़े मनीषियों, बड़े बड़े विद्वानों को एकत्र करते हुए और इस प्रकार अपनी भाषा के लिए जिस प्रकार कार्य कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में विकास पाराशर जी सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, आप भी उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली जी मुजफ्फरनगर से भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ता हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री इंद्रदेव प्रसाद जी, हिंदी भाषा के लिए आप सर्वोच्च न्यायालय तक बहुत ही विस्तृत कार्य कर रहे हैं, आपका विशेष विशेष आभार, विशेष धन्यवाद। मेरठ से मोनिका भारद्वाज जी इसमें जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम बुद्ध नगर डीजीसी राजस्व चरणजीत नागर जी भी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अनिल कुमार उपाध्याय जी, श्री के.एम. जौहरी साहब, आदर्श कुमार वासन जी, अवनीश रंजन जी, अखिलेश जी, अक्षय भारद्वाज जी, गगन गौड़ साहब, हंसी मिश्रा जी, मानसी चौधरी जी, एन.के. पांडे जी, एक नाम बीच में है शायद कोई मैथमेटिक्स नाम नहीं आ रहा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सोनिया गौड़ जी, सुनील कुमार सिंह जी, सूर्यांश गोस्वामी जी, विजयानंद दास जी, आप सबका इस कार्यक्रम में आपने अपना कीमती समय निकाला और इस भारत की जो भाषाएं हैं उनको आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार आप समर्पण दिखा रहे हैं, आपका बार बार आभार, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राघवेंद्र शुक्ला जी। धन्यवाद अमित जी, आपने बहुत अच्छे से और सब चीजों को देखते हुए सबका धन्यवाद किया और सबको सम्मिलित किया। इसमें आपका भी आभार। आप बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं भारतीय भाषा अभियान के। आपके माध्यम से मेरठ प्रांत में बहुत कार्य हो रहा है, हम आपका भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं आप सभी को एक छोटी सी सूचना भी देना चाहूँगा। 19 तारीख को हमारा अगला कार्यक्रम है जो काशी प्रांत के माध्यम से होगा। उसमें हमारे माननीय अतिथि जो मुख्य अतिथि रहेंगे केशवनाथ त्रिपाठी जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा, उनका स्वीकृति उनकी मिल गई है और एक वक्ता का नाम अभी आज संभवतः हो जाएगा फाइनल, तो हम उन सबके सूचना आज रात में या कल सुबह तक देंगे। आप लोग 19 तारीख को फिर पुनः जुड़िएगा और
अपनी अपनी इकाइयों में सभी लोग अपने भारतीय भाषा अभियान के इस हिंदी पखवाड़े का कार्यक्रम को आयोजित करें, बड़ी संख्या में कार्यक्रम करें, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं फैलेगी तब तक अभियान की सफलता में प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। देखिए, हमें इस तरह के, हम मानते हैं कि भाई हिंदी पखवाड़ा, ये बाकी सारी चीजें, ये तो हमें भाई रोज साहब, हमारी भाई साहब, चीजें हैं। शुक्ला जी, भाई साहब क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा बीच में टोकूंगा। इसमें 2 नाम अभी धन्यवाद के लिए छूट गए थे। आदरणीय अर्चना शर्मा जी भी बीच में जुड़ी थी, आपका भी बहुत बहुत आभार। और हमारी जो झांसी की रानी है हाँ। नाम मनु गोस्वामी जी, मनु गोस्वामी जी, पूरा कार्यक्रम को आपने इस प्रकार नेतृत्व कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कोई व्यक्ति जो जुड़े हो जिनका नाम इसमें नहीं है, मैं उन सब का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, मैं मनु जी का धन्यवाद तो कभी नहीं करूंगा, क्योंकि उनको धन्यवाद करके उनको छोटा करने वाली बात होगी। वो तो अभियान ही उनका है, हम सबका अभियान है। हाँ, पर फिर भी जो है हमारी बहुत ही वरिष्ठ और बड़ी तन्मयता से कार्य करने वाली बहन जी आप हैं। आप हर कार्यक्रम में, चाहे वो प्रदेश के किसी भी कोने में हो, आप वहाँ सम्मिलित होती हैं और बड़ी तरीके से सारी चीजों को लेती हैं। अभियान अमी पखवाड़े की बात शुरू हुई थी तो अक्षय जी और आपने मिलकर इसका बीड़ा उठाया कि हम अपने प्रांत में पहला कार्यक्रम उद्घाटन समारोह अपने यहाँ करेंगे। तो इस तरह से आगे बढ़ के कार्यक्रमों को लेना, और उसके लिए आपने जनरल साहब को जोड़ा इसमें। लेकिन चलिए, किसी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन के चक्कर में नहीं जुड़ पाए, तो हम उनका भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए समय निकालने की बात करी, और निश्चित रूप से मन से तो हमारे साथ वो है ही, तो हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं माननीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी से कहूंगा कि आप कल्याण मंत्र के साथ इस सभा का समापन कराएं। बीच में टोक रहा हूँ, नारायण भास्कर एडवोकेट एटा, सभी को धन्यवाद, आभार। जी जी, डॉक्टर भास्कर जी, आपका बहुत बहुत आभार जी। आप नारायण जी, आपका बहुत मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। आप निश्चित रूप से हम लोगों के बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं, और हमारे बीच में ऐसे कर्मठ और देश के लिए, भाषा के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम इसके लिए बड़े अपने आप को अभिभूत समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आदरणीय कामेश्वरनाथ मिश्र जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए कामेश्वर जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति ओम शांति शांति शांति।